like my videos, please subscribe to my channel और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आए है। और भी सीखने के लिए और अपने लिए सही वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखिए। हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। योग हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जब वो हमारी कुंडली से जुड़ जाते हैं और जब वो इम्पीटस देते हैं तो वो कैटलिस्ट बन जाते हैं बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां लाने में। और दोष दूसरी तरफ एक एनर्जी कूलर होते हैं और वो एनर्जीज को कम करते हैं, वो शुभ परिणामों को भी कम करते हैं। और इसलिए हम अच्छे योग ढूंढ रहे हैं जो अहम हाउसेस से जुड़े हों, खास तौर पर केंद्र हाउसेस या त्रिकोण हाउसेस, जो या तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर होते हैं या 5वां और 9वां घर, क्योंकि योग केंद्र या त्रिकोण घरों में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं या ऐसा कहा जाता है। हालांकि योग कुछ साइंस से जुड़ जाते हैं क्योंकि वो कुछ साइंस में बनते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जब आप योग को साइंस से जोड़ें तो साइंस को भी देखें, क्योंकि साइन की एनर्जीज भी भूमिका निभाती है। और दिग्बला यानी ग्रहों की ताकत भी भूमिका निभाती है कि किस घर में ग्रह रखा है। और इसलिए योग कुछ घरों में दूसरे घरों से बेहतर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर गज केसरी योग जो बृहस्पति और चंद्रमा के बीच बनता है, चौथे घर में बहुत अच्छा काम करता है। दरअसल ये चौथे घर में बाकी 3 घरों से बेहतर काम करता है। वजह ये है कि चौथे घर में कर्क राशि की नेचुरल एनर्जीज होती है। चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है, तो चंद्रमा चौथे घर में बिल्कुल आरामदायक होता है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। इसलिए बृहस्पति और चंद्रमा दोनों चौथे घर में बहुत अच्छे से रखे जाते हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा के बीच गज केसरी योग चौथे घर में सबसे अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना हो। राशि एक बड़ा रोल अदा करती है चौथे घर में बने गज केसरी योग की ताकत को बढ़ाकर या कम करके। मान लीजिए अगर चौथा घर कर्क राशि का है और लग्न मेष है, तो बृहस्पति और कर्क के बीच का योग, बृहस्पति और चंद्रमा का कर्क में होना बहुत मजबूत होता है। हालांकि अगर तुला लग्न की वजह से चौथा घर मकर राशि का हो जाए तो यह चुनौती बन जाता है। क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है और चंद्रमा अपनी बहुत सारी ताकत खो देता है, क्योंकि मकर राशि पर शनि का राज है। तो चौथे घर में होने के बावजूद गज केसरी योग में बृहस्पति और चंद्रमा उतने मजबूत नहीं हो सकते। हालांकि फिर भी चौथा घर होने और कर्क की एनर्जीज होने के कारण यह उस सूरत हाल से मजबूत है जब गज केसरी योग मकर राशि में बने, मान लीजिए 7वें घर में या 10वें घर में और लग्न में। तो अगर गज केसरी योग को मकर राशि में ही बनना है तो चौथा घर वह होगा जहां गज केसरी योग पहले घर से, जहां चंद्रमा को ज्यादा दिग्बला या ताकत नहीं है, 7वें घर से जहां बृहस्पति को ज्यादा ताकत नहीं है, या 10वें घर से जहां मकर राशि की नेचुरल एनर्जीज है, बेहतर परिणाम देगा। तो राशि के हिसाब से कुछ योग बहुत बेहतर काम करते हैं। मसलन चंद्रमा और मंगल 5वें घर या 9वें घर में बहुत अच्छा काम करता है, लग्न में भी, लेकिन यह 8वें घर में इतना अच्छा नहीं कर सकता, चाहे राशि कुछ भी हो, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नेचुरली नीच का हो जाता है और 8वें घर में वृश्चिक राशि की एनर्जीज होती है। तो जब आप घरों को देख रहे हो तो आप ये भी देखें कि उस घर में कौन सी राशि की एनर्जीज है और उस योग में शामिल ग्रह उस राशि में अच्छा करते हैं या नहीं। अगर ग्रह उस राशि में अच्छा करते हैं तो वो बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और दुष्टानों में 6ठा, 8वां और 12वां घर आमतौर पर योग सबसे अच्छे परिणाम नहीं देते। बेहतर परिणाम केंद्र और त्रिकोण घरों में आते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर कुछ योग जैसे शश योग जो शनि के केंद्र में अपनी राशि या उच्च में बनने से बनता है। शश योग 7वें घर में सबसे अच्छा बनता है अगर शनि अपनी राशि में या तुला राशि में उच्च का हो, क्योंकि शनि 7वें घर में सबसे ज्यादा दिग्बला या ताकत हासिल करता है, बजाय पहले घर के जहां उसे दिग्बला नहीं है। और ये लग्न के केंद्र पहले घर में कमजोर शश योग होता है।
तो आपको योग को घर में देखना होगा दिग्बला प्लेसमेंट राशि की एनर्जीज के हिसाब से, और उस आधार पर आप देख सकते हैं कि क्या वह योग उस घर में काफी मजबूत है या नहीं। तो चलिए पहले घर से लेकर 12वें घर तक जानते हैं। कुछ अच्छे योग जो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं वो किन घरों में अच्छा करते हैं। तो घरवार देखते हैं कि कौन से योग कहाँ बेहतर करते हैं। पहले घर से शुरू करते हुए 12वें घर तक। पहला घर एक अहम घर है, और क्योंकि यह केंद्र भी है और त्रिकोण भी, बहुत सारे योग पहले घर में बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए धुरधुर योग, सुनफ योग, अनफ योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, बुद्ध गुरु योग, रुचक महापुरुष योग, भद्र योग, त्रिलोचन योग और धर्म कर्माधिपति योग पहले घर में बहुत अच्छा करते हैं। कुछ योग जैसे शश योग, मालव्य योग, वेशी योग, वसुमती योग, चंद्र मंगल योग वगैरह भी पहले घर में अच्छा करते हैं। हालांकि वो पहले घर में उतना अच्छा नहीं करते जितना दूसरे घरों में, और इसलिए ये देखते हुए कि योग कितना मजबूत है, इन योगों को पहले घर में अच्छा बताने से बचा गया है। दूसरा घर एक अहम घर है, ज्यादातर माली हालत और जीविका के संसाधनों के नजरिए से, और इसलिए कुछ योग इस घर में दूसरे घरों से बहुत बेहतर करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अनफ योग दूसरे घर में बहुत अच्छा करता है, गज केसरी योग दूसरे घर में बहुत अच्छा करता है, वासी योग दूसरे घर में बहुत अच्छा करता है, चंद्र मंगल योग दूसरे घर में बहुत अच्छा करता है, और साथ ही अमल योग और त्रिलोचन योग भी। तीसरे घर में धुरधुर योग बहुत अच्छा करता है, अनफ योग बहुत अच्छा करता है, बुद्ध गुरु योग बहुत अच्छा करता है, वेशी योग बहुत अच्छा करता है, वासी योग बहुत अच्छा करता है, वसुमती योग बहुत अच्छा करता है, और चंद्र मंगल योग भी बहुत अच्छा करता है। चौथे घर में धुरधुर योग, सुनफ योग, लक्ष्मी योग क्योंकि यह केंद्र है, गज केसरी योग क्योंकि बृहस्पति मालिक है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है जो चौथे घर की एनर्जी है, और चंद्रमा चौथे घर का नेचुरल मालिक है, बहुत अच्छा करता है। फिर हंस योग क्योंकि हंस योग बृहस्पति से बनता है। फिर मालव्य योग क्योंकि शुक्र केंद्र में अपनी राशि में रखा है, और शुक्र चौथे घर का कारक भी है, इसलिए हंस योग और मालव्य योग भी चौथे घर में अच्छा करते हैं। फिर राजलक्षण योग क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा सब लग्न में या केंद्र में हो। फिर अमल योग और धर्म कर्माधिपति योग क्योंकि 9वें और 10वें के स्वामी या तो चौथे घर में रखे हो या उनमें से एक चौथे घर में रखा हो और दूसरे घर के स्वामी के केंद्र में हो। 5वें घर के लिए जो त्रिकोण घर है, बहुत सारे योग बहुत अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पर धुरधुर योग बहुत अच्छा करता है, अनफ योग बहुत अच्छा करता है, गज केसरी योग बहुत अच्छा करता है क्योंकि बृहस्पति 5वें घर में बहुत अच्छा करता है। साथ ही चंद्रमा भी अच्छा करता है क्योंकि वह 5वें घर के नेचुरल मालिक सूर्य का मित्र है। बुद्ध गुरु योग बहुत अच्छा करता है क्योंकि बृहस्पति 5वें घर का कारक है और बुध का माली मामलों से भी नाता है, और 5वें घर का माली मामलों से भी गहरा नाता है। फिर वेशी योग, फिर वासी योग, चंद्र मंगल योग, त्रिलोचन योग और वेशी योग। धन योग बहुत अच्छा करता है अगर लग्न से 5वां घर शुक्र की राशि हो, और अगर शनि और शुक्र 5वें और 11वें घर में रखे हो तो धन योग 5वें घर में बहुत अच्छा करता है। छठा घर एक अहम घर है, और कुछ ही योग ऐसे हैं जो छठे घर में बहुत अच्छा करते हैं। उनमें से है सुनफ योग, बुद्ध गुरु योग, वेशी योग, वसुमती योग क्योंकि वसुमती योग तब बनता है जब शुभ ग्रह उपचय घरों में हो, जो कि लग्न या चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर होते हैं, और चंद्र मंगल योग क्योंकि मंगल छठे घर का कारक भी है। जो योग 7वें घर में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि यह केंद्र भी है, वे हैं धुरधुर योग, फिर लक्ष्मी योग, खास तौर पर 9वें का स्वामी किसी केंद्र में उच्च का हो जाता है, और 7वां घर भी केंद्र है, और अगर लग्न का स्वामी बहुत अच्छे से रखा हो, गज केसरी योग। फिर शश योग, शश योग 7वें घर में सबसे अच्छा करता है क्योंकि शश योग शनि से बनता है, और शनि तुला राशि में उच्च का भी हो जाता है, जो 7वें घर का नेचुरल मालिक है। फिर बुध से बना भद्र योग, बृहस्पति से बना हंस योग,
साथ ही शुक्र से बना मालव्य योग बहुत अच्छा करता है क्योंकि शुक्र 7वें घर का करक और तुला राशि का नेचुरल मालिक भी है। फिर राजलक्ष्मण योग भी 7वें घर में बहुत अच्छा करता है और कुछ हद तक धर्म कर्माधिपति योग अगर 9वें और 10वें के स्वामी दोनों 7वें घर में रखे जाएं। अब 8वां घर एक ऐसा घर है जहां बहुत कम योग ही असाधारण रूप से अच्छा करते हैं क्योंकि उथल पुथल और चुनौतियां जो 8वें घर से जुड़ी होती है। इसलिए 3 योग धुरधुर, सुन्फ और अंफ कुछ हद तक 8वें घर में अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं क्योंकि धुरधुर योग, सुन्फ योग और अंफ योग सब चंद्रमा के दोनों तरफ या चंद्रमा से 12वें या चंद्रमा से दूसरे घर में रखे ग्रहों से जुड़े होते हैं। इसलिए चंद्रमा को या तो 7वें या 9वें घर में होना जरूरी है ताकि ग्रह चंद्रमा के दोनों तरफ या 12वें या दूसरे घर में रखे जा सके। और चूंकि चंद्रमा या तो 7वें या 9वें घर में अच्छे से रखा है, इसलिए धुरधुर, सुन्फ और अंफ योग कुछ हद तक वहां रखे ग्रहों के साथ अच्छा करते हैं। हालांकि चूंकि योग के लागू होने के लिए आप चंद्रमा के किसी खास घर में होने को देखते हैं, इसलिए ये 8वें घर में कमजोर योग है और यहाँ ये असाधारण परिणाम नहीं देते। बुध गुरु योग 8वें घर में ठीक ठाक करता है क्योंकि बुध 8वें घर में अच्छा करता है अगर वह किसी शुभ ग्रह के साथ भी रखा हो, लेकिन बृहस्पति 8वें घर में बेहतरीन परिणाम नहीं दे सकता। हालांकि 8वें घर के नेचुरल मालिक वृश्चिक से मित्रता होने के कारण ये फिर भी एक ठीक ठाक योग हो सकता है जब बुध गुरु योग 8वें घर में बना हो। फिर वासी योग भी बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि शर्त यह है कि चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रह सूर्य से 12वें घर में रखे जाएं। मतलब सूर्य को 9वें घर में होना चाहिए और चंद्रमा के अलावा कोई दूसरा ग्रह वृश्चिक राशि में रखा हो। तो अगर कोई ग्रह 8वें घर में रखा है जबकि सूर्य खुद 9वें घर में है, तो यह एक अच्छा योग हो सकता है जो वासी योग है। हालांकि चूंकि सूर्य का स्थान बहुत ही अहम हो जाता है और शुभ ग्रह 8वें में जाता है, तो ये काफी अच्छा योग है। लेकिन फिर भी 8वें घर के ग्रह की दशा या अंतर्दशा में चुनौतियां आ सकती हैं। फिर बहुत सारे योग 9वें घर में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि यह त्रिकोण घर है। धुरधुर योग बहुत अच्छा करता है, अंफ योग बहुत अच्छा करता है, गज केसरी योग असाधारण रूप से अच्छा करता है क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों 9वें घर में बहुत अच्छे से रखे जाते हैं और बृहस्पति 9वीं राशि धनु का नेचुरल मालिक भी है। बुध गुरु योग कुछ हद तक अच्छा करता है क्योंकि बृहस्पति 9वें घर का नेचुरल मालिक है और 9वां घर भाग्य, उपलब्धियों और किस्मत के खुलने से भी जुड़ा है। बुध इस खास घर में 9वें घर में ठीक ठाक करता है, इसलिए बुध गुरु योग 9वें घर में भी एक अच्छा योग हो सकता है। फिर वेशी योग, वासी योग, अमल योग, चंद्र मंगल योग सब बहुत अच्छा करते हैं। साथ ही त्रिलोचन योग भी। और धर्म कर्माधिपति योग 9वें घर में बहुत मजबूत योग हो सकता है। 9वें और 10वें घर के स्वामियों के बीच योग या दृष्टि से बनने के कारण 10वां घर एक बहुत अहम घर है जहां योग रखा जाना बहुत मायने रखता है क्योंकि इसका नाता कर्म और करियर से है। इसलिए धुरधुर योग, अंफ योग, लक्ष्मी योग, मंगल से बना रुचक महापुरुष योग बहुत अच्छा करता है। दरअसल रुचक महापुरुष योग 10वें घर में सबसे अच्छा करता है और फिर कुछ हद तक पहले घर में, लेकिन चौथे और 7वें घर में उतना अच्छा नहीं क्योंकि मंगल चौथी राशि कर्क में नीच का हो जाता है और मंगल 7वें घर में अच्छा नहीं करता जिसका नेचुरल मालिक शुक्र है और नेचुरल राशि तुला है। इसलिए रुचक महापुरुष योग 10वें घर में बहुत मजबूत या सबसे मजबूत योग हो सकता है। फिर शनि से बना शश योग बहुत मजबूत योग हो सकता है क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामित्व के कारण 10वें घर का नेचुरल मालिक है। फिर बुध से बना भद्र योग क्योंकि बुध पैसे और माली मामलों से जुड़ा होने के कारण 10वें घर में बहुत अच्छा कर सकता है। फिर वेशी योग, वासी योग, वसुमती योग, राजलक्ष्मण योग सब बहुत अच्छा करते हैं। और धर्म कर्माधिपति योग के लिए 9वें घर के अलावा सबसे अच्छा घर 10वां घर है। तो धर्म कर्माधिपति योग भी 10वें घर में बहुत अच्छा करता है। 11वां घर उपलब्धियों का बहुत मजबूत घर है, लेकिन यह उपचय घर भी है ठीक छठे
10वें, तीसरे घर की तरह, और इसलिए 11वें घर में योग बहुत अच्छी उपलब्धियां दे सकते हैं। लेकिन योग के असर में आने में वक्त लगता है, इसलिए बहुत सारे योग खास तौर पर सामाजिक पहचान और पैसे से जुड़े बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अंफ योग, बृहस्पति और चंद्रमा से बना गज केसरी योग, बुध और बृहस्पति से बना बुध गुरु योग, वेशी योग, वसुमती योग, चंद्र मंगल योग, धन योग सब बहुत अच्छा करते हैं। धर्म कर्माधिपति योग भी 11वें घर में बहुत अच्छा कर सकता है अगर 9वें और 10वें के स्वामी 11वें घर में रखे जाएं। हालांकि यह ज्यादातर आध्यात्मिक उपलब्धि वाला हिस्सा है और ये दिखने में वक्त लेता है, ना कि आपको बड़ी दुनियावी कामयाबी दे। हालांकि अगर 10वां स्वामी 9वें स्वामी से ज्यादा मजबूत हो तो यह आपको बहुत सामाजिक पहचान और सामाजिक सफलता भी दे सकता है। जैसे योग धुर सुन्फ अंफ सब 12वें घर में बहुत अच्छा करते हैं। गज केसरी योग बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि बृहस्पति 12वें घर का नेचुरल मालिक है और चंद्रमा 12वें घर में ठीक ठाक करता है, मीन, जो नेचुरल राशि है। हालांकि इससे आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अगर गज केसरी योग 12वें घर में बना हो तो सावधानी बरतनी चाहिए जब योग दुष्टानों में बनते हैं, क्योंकि योग जरूर अच्छी उपलब्धियां लाएंगे, लेकिन वो छठे, 8वें और 12वें घरों के चुनौतीपूर्ण हिस्से को भी सक्रिय कर देते हैं। सावधानी बरतनी चाहिए जब योग छठे, 8वें या 12वें घरों में रखे जाएं या सक्रिय हों। फिर बुध गुरु योग 12वें घर में ठीक ठाक करता है क्योंकि बुध गुरु बृहस्पति और बुध का योग है, तो बृहस्पति 12वें घर में बहुत अच्छा करता है। हालांकि बुध 12वीं राशि मीन में नीच का हो जाता है और इसलिए बुध शायद, लेकिन क्योंकि बृहस्पति और बुध के योग से नीचता निवृत्त हो जाती है तो ये योग 12वें घर में अकेले बुध से बेहतर करता है। फिर वासी योग 12वें घर में बहुत अच्छा करता है और धर्म कर्माधिपति योग भी बहुत अच्छा कर सकता है। सिवाय इसके कि ये धर्म कर्माधिपति योग के लिए बहुत मजबूत आध्यात्मिक प्रसारण बन जाता है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ता अपनाए जहां उसका धर्म और कर्म, मतलब उसका कर्तव्य और उसके कर्म, एक हो जाएं, वो अपने कर्मों को अपना कर्तव्य समझे और अपने कर्तव्य को अपना कर्म समझे और अपने सब कर्म इस लाइन में करे कि उसका कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, और इंसान की मुख्य जिम्मेदारी सेवा करना है। और अगर वो सेवा करने को अपना मुख्य कर्तव्य मान ले और उसे कबूल कर ले और उसके सब कर्म सेवा करने, त्यागने और रब की मर्जी के सामने सिर झुकाने की तरफ हो, तो धर्म कर्माधिपति योग भी 12वें घर में बहुत अच्छा करता है। और ये वो योग है, बाकी औरों के अलावा, जो 12वें घर में ठीक से अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने देख लिया कि कौन से योग किन घरों में बेहतर करते हैं, तो जांचिए कि आपकी कुंडली में ये योग किन घरों में मौजूद हैं और क्या वो आपको ज्यादा ताकत दे रहे हैं या बेहतर परिणाम, या वो कमजोर हैं अगर वो दूसरे घरों में बने हैं। उस आधार पर विश्लेषण कीजिए कि ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और बृहस्पति या शनि जैसे अहम ग्रहों की ट्रांजिट में आप कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कीजिए। फिर किसी और वीडियो के साथ अगली बार तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।